वेव जितनी खतरनाक है उससे कहीं ज्यादा जानलेवा भी है। उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग शहर इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, लिहाजा आज एबीपी गंगा इस जमीनी पड़ताल को जानने के लिए डीएम ई कॉन्क्लेव कर रहा है। अभी से नॉन स्टॉप एबीपी गंगा पर सभी 75 जिलों के 75 डीएम बारी बारी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि उनके जिले में कोरोना कंट्रोल का मास्टर प्लान क्या है। गांव, शहर, कस्बे में कोरोना कंट्रोल के लिए कितनी पुख्ता तैयारी है और किस रणनीति से ये सबसे बड़ी महामारी हारेगी। इसके साथ ही आप #75DMs ऑन एबीपी गंगा के साथ पूछिए अपने सवाल भी। आप भी अपने इलाके के कलेक्टर से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस हैशटैग के साथ हमें टैग कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हर मोर्चे पर कितनी मुस्तैदी, कितनी नरमी, कितनी सख्ती, कैसे लिया जा रहा है जनता का साथ। कोविड से जंग में क्या है सुकून वाली बात। 75 जिलों के 75 डीएम बोलेंगे। महामारी के वायरस पर विजय का महामंत्र देंगे। डीएम ई कॉन्क्लेव। तो आज दिन भर एबीपी गंगा पर आप जरूर जुड़िए हमारे साथ इस डीएम ई कॉन्क्लेव में। दरअसल आप ही के जिले की जिम्मेदारी जिन अफसरों पर होती है, आप ही के जिले के कलेक्टर एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे और आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे हैशटैग के साथ हमें जरूर टैग करें। और चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं अब हम इस ई कॉन्क्लेव की। और सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है बाराबंकी के डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर कोरोना संक्रमण की चुनौती कितनी बड़ी है, कितने केसेस हैं अभी तक का अपडेट या डेटा अगर हम जानना चाहें तो वो क्या है? देखिए, अगर हम बाराबंकी की बात करते हैं तो हमें इसमें दो दृष्टि से देखना पड़ता है। एक तो ये कि बाराबंकी एक प्राइमरीली एक ग्रामीण जनपद है और भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो ये पूर्वांचल के काफ़ी नज़दीक है। और दूसरी दृष्टि हमारी ये है कि लखनऊ का सबसे निकटतम जनपद है, सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। तो जो हमारी लखनऊ से सीमा है वो काफ़ी हद तक एक शहरी सीमा है। और हमें जब भी हम कोविड की बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें काफ़ी हद तक लखनऊ का जो केस लोड है उसको भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि जो आवागमन है लोगों का वो भी बहुत ज़्यादा है लखनऊ और बाराबंकी के बीच में। उसी प्रकार से जब अप्रैल के माह में जब कोविड का एक दोबारा ये वेव शुरू हुई थी बहुत तेज़ी से लखनऊ में, हमारे यहाँ भी वही स्थिति थी। धीरे धीरे हमारे यहाँ भी केसेस बढ़ते रहे और जो हमारे अस्पताल हैं, खासतौर से जो मेयो और हिंद मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर लखनऊ के भी अधिकांश मरीज जो है वहाँ पर भर्ती हो रहे थे। तो हमें दोनों दृष्टि से देखना पड़ता है। और अप्रैल माह की हम बात करें तो अकेले अप्रैल माह में इतने केसेस आए थे जो पूरे साल में बाराबंकी में नहीं आए थे। 7,000 से भी जो टोटल केसेस थे वो वाकई सर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वजह आप बता रहे हैं कि क्योंकि लखनऊ से सीमा मिलती है तो इसीलिए केस लोड जो है वो लखनऊ से यहाँ पर भी आया, मतलब जिसको वहाँ बेड नहीं मिला या इलाज नहीं मिला वो बाराबंकी भी आया। तो फिलहाल जो ताजा एक एक्टिव केसेस की संख्या है वो कितनी है बाराबंकी में? लगभग 2000 के आसपास है इस समय हमारी जो एक्टिव केसेस की संख्या है। और इसमें पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रही है और लोगों की रिकवरी भी अच्छी हो रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है। और बीते 24 घंटों में अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो वो डेटा फिलहाल क्या कहता है बाराबंकी का? देखिए, हमारा मृत्यु दर ये बहुत अच्छी बात है और संतुष्टि का विषय है कि 1% से कम रहा है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि और कैसे इसको कम किया जा सके, लेकिन अभी तक हमारा मृत्यु दर वो लगभग 0.92% रहा है और इसको और भी कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर अगली जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है वो है गांव कस्बों से जुड़ी हुई, क्योंकि वहां तक ये कोरोना पहुंच चुका है। तो ग्रामीण इलाकों में हालात इस वक्त कैसे हैं और सबसे अहम बात यहाँ टेस्टिंग की क्या स्थिति है? देखिए, आप सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में दिनांक 5 से 9 मई के बीच में एक बृहद घर घर सर्वेक्षण अभियान चला था, जिसमें हमारी निगरानी समितियां, हमारी आशा बहू, आंगनवाड़ी, एएनएम और अन्य सभी विभाग के जो फील्ड स्तरीय कर्मचारी वो घर घर गए थे
और हमारे जनपद में लगभग उन्होंने 6200 लोग ऐसे ढूंढे थे जिनको लक्षण थे और जिनको कोविड हो सकता है। इन सभी 6200 लोगों का हम लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं। इन सबको हम लोग ने दवाओं की किट वितरण करवा दी ताकि तत्काल इनका उपचार शुरू हो जाए, ये मानते हुए कि इन्हें कोविड है। और अगर हमारी समितियां या हमारी डॉक्टरों की टीम पाती है कि इनमें लक्षण ज़्यादा है, इनको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है, तो उनको हम तत्काल अस्पताल भी लाएंगे। सर, गांव तो ये में बहुत होम अच्छी पहल आइसोलेशन थी की राज्य क्या सरकार स्थिति के द्वारा। गांव में होम आइसोलेशन अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वहां एक तो जागरूकता की भी कमी है और रिसोर्सेज की भी कमी है। शहरों में तो लोग होम आइसोलेशन के लिए एप्स के थ्रू ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, क्या चीज नहीं है। यहाँ पर टास्क फोर्स भी बनी है, लोकल एनजीओ हेल्प करते हैं, लेकिन गांव में ये भूमिका कौन निभा रहा है? देखिए, गांव में ये भूमिका हमारी निगरानी समितियां निभा रही, जैसा मैंने कहा था, जिसमें कि हमारे एएनएम, आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, जो हमारा लेखपाल होता है, सचिव होता है, जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं, प्राचार्य हैं स्कूल के, और इस तरह के जो उस गांव के रहने वाले जो सरकारी या और अन्य वरिष्ठ सम्मानित नागरिक होते हैं, घर जाके कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है गांव में, उसको उसी अपने ही घर में एक पृथक कमरा उपलब्ध कराए और वो लोगों के संपर्क में ना आए, ताकि वो सही तरीके से उपचारित हो सके। उसे दवाओं की किट भी यही लोग उपलब्ध कराते हैं और उसका समय समय पर हालचाल, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए या बाकी लक्षण भी यही निगरानी समितियां इसको देखती हैं। और अगर कुछ पाया जाता है कि सीरियस है तो तत्काल हमारे कंट्रोल रूम को बता के आगे की कार्रवाई की जाती है। खबरें कुछ इस तरह भी आई थी कि गांव में ना तो ठीक से थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, यहाँ तक कि दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं। और आइसोलेशन की बात करें तो परिवार बड़े होते हैं, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो एक ही घर में कमरा अलग करके रहना भी सबके लिए संभव नहीं है। तो कैसे इन रिसोर्सेज के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब तक इलाज पहुंचे? जी, ये बात सही है कि गांव में थोड़ी सी जागरूकता की कमी होती है और संसाधन की भी कमी होती है। इसी वजह से हम लोगों ने अपनी समस्त निगरानी टीमों को ही पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर इत्यादि दिया हुआ है, और दवाओं की किट भी इन्हीं के पास उपलब्ध है, ताकि बिना किसी डिले के दवाओं की किट पहुंच सके। और ये लोग खुद, अगर मरीज के पास नहीं भी है पल्स ऑक्सीमीटर इत्यादि, तो ये लोग खुद जाके उसका सैचुरेशन नापकर आगे की कार्रवाई कर सकती हैं। और जहां तक ये बात रही कि कुछ घरों में शायद व्यवस्था नहीं होती है समुचित आइसोलेशन की, उसके लिए जो हमारे L1 चिकित्सालय हैं वहां पर लाने की भी व्यवस्था है ऐसे लोगों को। ऑक्सीजन की कमी बीते दिनों काफी देखी गई। देश भर के अलग अलग राज्यों से, दिल्ली, यहां तक कि यूपी भी इससे अछूता नहीं था, लेकिन अब राज्य स्तर पर यह आश्वस्त किया जा रहा है कि ऑक्सीजन के मामले में उत्तर प्रदेश के पास पूरा बंदोबस्त है। तो ऑक्सीजन सप्लाई गांव-गांव तक पहुंचे, हर एक जिले, कस्बे, सब जगह लोगों को मिले, तो उसके हालात इस वक्त क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई कैसी है फिलहाल ओवरऑल, अगर मैं बाराबंकी की बात करूं? देखिए, बिल्कुल इस समय कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और हमने अपने लगभग 10 से 12 जो हमारे CHCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दूरस्थ जो हैं, वहाँ पर भी हमने अपने 2-2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुँचवा दिए हैं, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो ऑक्सीजन की उपचार की, तो तत्काल वहाँ पर आके वो प्रारंभ कर सके, इसके पहले कि हम उसको बड़े अस्पताल में ले जाएं। और अगर किसी को होम आइसोलेशन में भी ज़रूरत है तो उसके भी बृहद पूरी व्यवस्था है। तत्काल वो हमारे कंट्रोल रूम को सूचित करता है और त्वरित गति से उसको घर पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवा दी जाती है। अभी इस समय कोई समस्या नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और बाराबंकी का अपडेट आपने बताया, और ये भी बताया कि कैसे कोविड जैसी महामारी से लड़ने के लिए गांव, शहर, कस्बे, सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। मेडिकल किट, टास्क फोर्स किस तरह से काम कर रही है। सुल्तानपुर के डीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है साहब? हाँ मैम, आपकी आवाज पहुंच रही है। बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। और सबसे पहले तो सुल्तानपुर का ही अपडेट हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या कितनी है, मृत्यु दर किस तरह की, आंकड़ों के लिहाज से अभी कहाँ है सुल्तानपुर? आंकड़ों के लिहाज से अभी हमने लगभग 10 दिन में काफी अच्छा हो गया है। अराउंड 10 डेज बैक वी वर गेटिंग अराउंड 700 से 800 केसेस पर डे आ रहे थे, जो कि अभी लगभग 100 के लगभग आ गए हैं डेली। तो पॉजिटिविटी रेट काफी डाउन हो गई है। उस समय 15-20% के लगभग चली गई थी, अभी वो 5% के लगभग आ। तो इससे एक तो यह है कि पीक जो सबसे ऊंची पीक थी वो हमने क्रॉस कर दिया, बट अभी भी कंप्लेसेंसी की बात नहीं है। हम लोग ने सबको सचेत कर रखा है कि अभी भी एक्टिव सर्वेलांस किया जाए। जहाँ पे भी थोड़ी इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं कि कहाँ पे ऐसी बीमारी है, उन गाँव में स्पेशल कैंप लगा के सर्वेलेंस किया जाए। बट अभी थोड़ा बहुत खुशी की बात है कि पीक हमारा क्रॉस कर गया है। इस समय जनपद में लगभग 1000 एक्टिव केसेस हैं, 1054 के लगभग थे आज सुबह।
सर, तो आप मान के चल रहे हैं कि पीक क्रॉस हो गया है, लेकिन लोग शिकायत ये भी कर रहे हैं कि टेस्टिंग ठीक से नहीं हो रही है, तो कहीं आंकड़ों में गिरावट इसी का नतीजा तो नहीं है? नहीं, टेस्टिंग तो इनफैक्ट बढ़ा ही जा रही है। पहले जो हमारा टारगेट था एंटीजन का भी और आरएटी का, दोनों का टारगेट बढ़ा दिया गया और टारगेट हम पूरा भी कर। इनफैक्ट जिस समय और पहले देखा जाए तो जब ज़्यादा केसेस आए तो हमें एनीवे टेस्टिंग ज़्यादा करनी पड़ रही थी, क्योंकि कॉन्टैक्ट की टेस्टिंग अनिवार्य है। जो कॉन्टैक्ट तो जो हमारी टेस्टिंग की संख्या है वो बढ़ती जा रही है लगातार। तो बिल्कुल आप आश्वस्त कर रहे हैं कि टारगेट के हिसाब से ही जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आम तौर पर जो सभी लोग हैं वो प्राइवेट अस्पताल का इलाज नहीं ले पाते, और इस वक्त कोविड काल में जो महंगाई या कह लीजिए कि जो भार और खर्च लोगों के ऊपर पड़ रहा है, तो उसमें लोग सरकारी इंतजामों की तरफ देखते हैं, सरकारी अस्पतालों की तरफ देखते हैं। तो सरकारी अस्पतालों में क्या इंतजाम, ये कैपेसिटी बढ़ाई गई है कि सबको यहाँ इलाज मिल पाए? इस मामले में हमने बहुत पहले से तैयारी कर ली थी। हमारे यहाँ एक तो हमारा L2 जो जिसमें वेंटिलेटर वार्ड है वो 50 का है, उसमें अभी 12 वेंटिलेटर हैं और अभी बहुत शीघ्र और वेंटिलेटर्स हमें मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो ऑक्सीजन थेरेपी है और जो IV थेरेपी है, जो बाकी सारी चीज़ें दी जाती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे KNIT के 4 हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर दिया है। वहाँ पे वर्तमान में 200 बेड्स अभी संचालित हैं और 100 तत्काल, मतलब अगर आवश्यकता होगी तो हम आज ही 100 और तैयार कर सकते हैं और बढ़ाते बढ़ाते उसको 600 तक हम ले जा सकते हैं। वहाँ पर पूरी तैयारी भी कर ली गई है, डॉक्टर्स की टीम डिप्लॉय कर दी गई है, मेडिसिन की अरेंजमेंट कर ली गई है। तो इस समय लेकिन वहाँ पे एक्टिव पेशेंट लोड जो है वो 70-80 के लगभग ही आ रहा है। जब वो पीक पे चला गया था जब, तो वहाँ 150 के लगभग मैक्सिमम एडमिट हुए थे वो। उसके लिए एक ये भी है कि बीच में जब ऑक्सीजन का थोड़ा क्राइसिस था तब ये बात आती थी कि एडमिट हो गए बट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए हमने कंट्रोल रूम जो हमारा है उसको नोटिफाई कर दिया था कि किसी को भी कंप्लेंट हो तो यहाँ पर फोन करें, तत्काल वहाँ पर डॉक्टर से बात करके ऑक्सीजन उनको लगा दी जाए। और इसी प्रकार से अगर किसी की स्थिति थोड़ी बिगड़ रही है, उनको लेवल 2 हॉस्पिटल में भेजना है तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एम्बुलेंस टीम्स के भी नंबर कंट्रोल रूम को दे दिए गए थे जी। लोगों की दूर दराज से कॉल आती थी तो ये था कि एम्बुलेंस उनको वहाँ से पिक करके हमारी कोविड फैसिलिटीज में दे दे। हमारे एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम अभी हाल में कभी समीक्षा भी हुई थी तो 15.4 मिनट्स आया था एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम। तो फिलहाल जो वो पीक के समय की बात थी, अभी तो और स्थिति अच्छी होगी क्योंकि हमें लोड कम हुआ है। लोड कम होने से बहुत सारी जो व्यवस्थाएं अपने आप और अच्छी हो जाती है। सर, ऑक्सीजन का आपने जिक्र किया कि जिस वक्त पीक चल रहा था और तब भी आप इस बात का ध्यान रख रहे थे कि सबको एम्बुलेंस पहुंचे और जब तक अस्पताल या बेड मिले तब तक ऑक्सीजन का इंतजाम हो, तो अभी फिलहाल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कितनी मांग फिलहाल जिले स्तर पर अभी है और क्या वो पूरी हो पा रही है? खासतौर पर होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनकी ऑक्सीजन सप्लाई आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? ऑक्सीजन सप्लाई के लिए स्टार्टिंग में था, क्योंकि इस जनपद की ये यूनिकनेस थी, हमारे पास कोई रिफिलर प्लांट नहीं था, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज थी इस जनपद की वो जब विभाजन हुआ तो अमेठी जनपद में चले गए थे, तो यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं। तो हमने मुख्य विकास अधिकारी के अंतर्गत एक टीम बनाई, सारे सिलेंडर्स जितने थे उनको एक तरह से एक जगह पूल कराया और हमने 3-4 जनपदों से टाई अप किया था, अमेठी से, अम्बेडकर नगर टांडा से, अयोध्या से, और लाइन से उनसे रिफिल करा रहे थे। साथ ही साथ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें लगा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो तत्काल ही हम लोगों ने यहाँ पर जो एक बड़ी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रही है कंपनी, उनसे CSR में तत्काल एक प्लांट हमने मंगवाया था जो 60 बेड का, जो अब हमारा इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा तो पूरा L2 हॉस्पिटल में फिर हमें सिलेंडर्स की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। वो सारे सिलेंडर जो वहाँ लग रहे हैं वो फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ये एक साथ सभी बेड्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। इस तरह से 5 प्लांट्स लग रहे हैं, माननीय विधायकों ने अपने फंड से दिए हैं। ये जो प्लांट हम यूपीडा का लगा रहे हैं, एक्चुअली जिस कंपनी को हमने ऑर्डर दिया था उसको DRDO के भी ऑर्डर बहुत सारे मिल गए थे, तो हमारा ऑर्डर थोड़ा पीछे आया, तो माननीय सांसद महोदया ने उस पर इंटरवीन किया तो हमारा प्लांट उन्होंने जल्दी भेज दिया। तो इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए यथा सामर्थ्य हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब तक थर्ड वेव आएगी तो हमारे सारे अस्पतालों में अपना इन सीटू ऑक्सीजन जनरेशन की बात हो जाएगी, तो सारे के सारे सिलेंडर्स एनीवे फुटकर यूजर्स के लिए फ्री हो जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक हमारा वो था, एक्चुअली कोई रिफिलर तो नहीं है बट वो वेंडर था, बाहर से ला के जाता था, उसको हमने नोटिफाई करा दिया है कि किसी को आवश्यकता होगी होम आइसोलेशन में। हालांकि हम अभी भी यही एडवाइस कर रहे हैं कि यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है तो किसी चिकित्सक के अंडर दिया जाए। अभी तक हम लोग यही कर रहे थे कि उनको हम एम्बुलेंस से बुलवा के अपने L1 या L2 फैसिलिटी जहाँ आवश्यक है वहाँ करा दे। फिर भी यदि कोई बहुत इंसिस्ट करता है तो उनको दिलवा दिया जा रहा है, पर एडवाइस हमारी यही रहती है कि उनको हॉस्पिटल ले जाए। सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो उस वक्त सुल्तानपुर के DM रवीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने आश्वस्त किया कि ऑक्सीजन सप्लाई पूरी है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन का
इसका ध्यान रखा जा रहा है। एबीपी गंगा पर बोले हैं सुल्तानपुर के डीएम रवीश गुप्ता, शिकायत मिलते ही हम काम कर रहे हैं। जैसे ही कोई शिकायत आती है, कहीं से कोई शिकायत करता है तो हम फौरन एक्शन लेते हैं। अभी करीब 1000 एक्टिव केसेस हैं और जिले का जो फिलहाल पीक है वो निकल चुका है। अभी स्थिति संभली हुई नजर आ रही है, कहना है सुल्तानपुर के डीएम का। अभी लगभग कोरोना का पीक खत्म हो गया है। एबीपी गंगा से बातचीत में बोले हैं सुल्तानपुर के डीएम रवीश गुप्ता और उन्होंने कहा है कि कोरोना का पीक इस जिले में निकल गया है और अभी स्थिति काफी संभली हुई है। लगभग 1000 एक्टिव केसेस फिलहाल रह गए हैं। मानवेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। नमस्कार मैडम। सर, सबसे पहले तो फर्रुखाबाद की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ फिलहाल एक्टिव केसेस कितने हैं और कितने लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं और मृत्यु दर किस प्रकार है? देखिए, हमारे यहाँ इस समय एक्टिव केस करीब 1290 केस हैं और करीब 6000 से ऊपर केस हमारे जो लोग ठीक होकर अपने घरों में चले गए हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी व्यापक व्यवस्थाएं की थी। जैसे ही हमारी सेकेंड वेव आई थी, हम लोगों ने अपनी बेड की क्षमता 135 कर ली थी। 3 हॉस्पिटल्स को हमने एंगेज किया था, इसमें 2 CHC और एक जिला स्तर पर हॉस्पिटल था, जिसमें हमने L2 की सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी थी। सभी जगह ऑक्सीजन उपलब्ध है आज की तारीख में और केसेस बहुत कम हो गए हैं। ये पीक पर करीब 20 से 25% एक समय संक्रमण था, जो कि अब करीब 5% के अराउंड रह गया है। तो लेकिन सर फिर भी 6000 एक्टिव केसेस अगर हैं तो ये अभी भी अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जिसको और बेहतर और संभाले जाने की जरूरत है। तो ऐसे में ऑक्सीजन सप्लाई की बात की जाए, मेडिकल सुविधा खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में सबको अच्छा इलाज मिल पाए, उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, हमने ICCC के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर हम उपलब्ध करा रहे हैं। जिसपे भी कहीं पे डिमांड होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास 135 बेड हैं जिस पर ऑक्सीजन उपलब्ध है और पिछले 3-4 दिन से हमारे बेड भर नहीं रहे हैं। जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल L2 हॉस्पिटल है, उसमें 50 to 60 पेशेंट ही रह रहे हैं, क्योंकि अब उस तरह के केसेस नहीं हैं कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की डिमांड हो। इसके अलावा हमने 14 ऐसे हॉस्पिटल्स को इंगेज किया था जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। उसमें 14 हॉस्पिटल में 200 बेड हमने केवल कोविड के लिए इंगेज किए थे जब पीक का समय था, और तो उस समय वहाँ पर इलाज करवाया गया। फिलहाल चूँकि ऑक्सीजन की उपलब्धता काफ़ी अच्छी है, मरीजों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है, तो अब हम लोग बड़ा स्मूथली काम कर रहे हैं। उसमें अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। 3T फॉर्मूले पर यूपी चल रहा है और नीति आयोग ने भी फिलहाल इसको हाल ही में अप्रिशिएट किया है कि यूपी में जिस तरह से अब कोविड का मैनेजमेंट हो रहा है, 3T फॉर्मूला मतलब टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। तो ये 3T फर्रुखाबाद में आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं? क्या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल हो पा रही है, क्योंकि बल्क में केसेस आ रहे हैं? टेस्टिंग प्रॉपर हो रही है? इसको लेकर भी लोगों ने बहुत सवाल खड़े किए कि प्राइवेट लैब ने टेस्टिंग बंद कर दी है और जो होम आइसोलेशन में बीमार है वो अस्पताल कैसे जाएगा टेस्ट के लिए? तो ये 3T फॉर्मूले पर आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? हमने उसी समय अपने जनपद स्तर के अधिकारियों की टीमें गठित कर दी थी और वो सभी ये अधिकारी प्रत्येक दिन 2 गांव का भ्रमण करते थे और वहां प्रत्येक गांव में ये जानकारी प्राप्त करते थे कि कितने घरों में लोग बुखार से पीड़ित हैं, खांसी जुकाम से हैं। तो जहां पर भी सूचनाएं प्राप्त होती थी वहां हम उनकी टेस्टिंग करवाते थे। चूंकि सभी जनपदों, सभी ग्रामों में निगरानी समितियां गठित है, किंतु निगरानी समितियां कैसे काम कर रही हैं, सशक्त तरीके से काम कर रही नहीं कर रही, इसके लिए हमने इन टीमों गठित किया था, जिसके परिणाम काफी अच्छे रहे। और हमारा जहां पर भी इस तरह की आशंका थी कि बुखार और खांसी जुकाम से लोग पीड़ित हैं, उनकी टेस्टिंग अधिक से अधिक लोगों की कराई गई और उसका परिणाम। सर, अंत में जानना चाहेंगे कि कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई कंट्रोल रूम ऐसा है जो प्रॉपर 24/7 काम कर रहा है, लोगों को डेडिकेटेड है? लोग कहते हैं वहाँ कोई फोन कॉल नहीं उठाते हैं तो मदद नहीं मिलती, किसी को बेड की जरूरत हो, अचानक ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो ऐसे कुछ हेल्पलाइन नंबर्स या कंट्रोल रूम जिले में एक्टिव हैं क्या? देखिए, हमारे कंट्रोल रूम में 15 हेल्पलाइन नंबर हैं, जिसमें एक लैंडलाइन है और शेष जो है वो मोबाइल नंबर है। लगातार वहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहते हैं और जहाँ पर भी जिस प्रकार की भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती है उसके अनुसार हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। हमारा ICCC बहुत
अच्छे ढंग से काम कर रहा है। नियमित रूप से हम लोग वहाँ पर बैठक करते हैं। उस ICCC की जो सीडीओ खुद यहाँ पर सीडीओ लेडी सीडीओ है, वो खुद देखती हैं और वो पूरे दिन में करीब 3 बार वहाँ पर देखने जाती हैं। तो उसके माध्यम से हमें काफ़ी कुछ काफ़ी हद तक हमें इस संक्रमण को कंट्रोल करने में मदद मिली है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर एबीपी गंगा पर आने के लिए। और यहाँ फर्रुखाबाद से जुड़े हुए जो लोग हैं, अगर वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपने उनको आश्वस्त किया कि हेल्पलाइन नंबर्स पर न सिर्फ 24/7 फोन उठाया जाता है, पर्सनल मॉनिटरिंग होती है, ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त है। फर्रुखाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह बोले हैं कि दूसरी लहर में तुरंत बेड बढ़ाए गए। क्या इंतजाम किए गए फर्रुखाबाद में? तुरंत बेड बढ़ाए गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब सभी जगह ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, ये भी बड़ा दावा फर्रुखाबाद के डीएम की तरफ से किया गया। 135 बेड्स पर ऑक्सीजन उपलब्ध है फर्रुखाबाद के अंदर, तो ये भी दावा डीएम की तरफ से किया गया। एबीपी गंगा पर जुड़े फर्रुखाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह, और उन्होंने ये बातें कही हैं।